प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। मैं इस वक्त दूल्हा दरिया खान पुल के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे दाईं जानिब ठट्ठा शहर है और मेरे बाईं जानिब सजावल। ये पुल ठट्ठा और सजावल को मिलाने का काम करता है। दरिया सिंध आप देख रहे होंगे आम हालात में ये दरिया एक नाले की सूरत में इस पुल के नीचे से गुजरता है और आप देख सकते हैं कि पीछे दरिया सिंध ने इस वक्त सारे इलाके में तबाही मचाई है। यहाँ पर जो फसलें हैं ख़ास तौर पे प्याज और दीगर सब्जियों की वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अगर हम दिखा सकें आपको दरिया के बिल्कुल किनारे आप देख सकते हैं कि मुतासरीन ने अपनी मदद आपके तहत भी और हुकूमती मदद से भी एक छोटी सी खैमा बस्ती लगाई है। ये वो लोग हैं कि जो दरिया के किनारे रिहाइश पजीर हैं, उनकी यहाँ पे फसलें हैं, खेत हैं, लेकिन इस दरिया की वजह से और सैलाबी पानी की वजह से अब जहाँ तक हम देखते हैं तहद निगाह में पानी इस वक्त नज़र आ रहा है और ये लोग दरिया के किनारे महसूर होकर रह गए हैं। और कुछ ज़्यादा अरसा पहले नहीं, ये यहाँ पर रिहाइश पजीर भी थे, इनके घर भी थे, यहाँ पर इनकी खेतें, इनके फसलें और सारे यहाँ पर एक ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसी तैसी गुजार रहे थे। लेकिन इस सैलाब की वजह से ये बिल्कुल बेयारो मददगार होकर रह गए हैं। इन मुतासरीन से भी हम बात करते हैं और देखते हैं कि इन तक इमदाद पहुँची है या नहीं पहुँची। एक अच्छी बात यह है कि ये रोड से या ठट्ठा और सजावल शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, इस वजह से इन तक इमदाद की रसाई को ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन एक बात यह ज़रूर है कि आम हालात में यहाँ पे पानी ना होने के बराबर होता है और इस वक्त दरिया सिंध जो है वो एक बड़ा ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। आगे जाके भी आपको हम मज़ीद जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं ख़ास तौर पे इस इलाके में वो आपको दिखाएंगे। और इस इलाके की और ये ठट्ठा बदीन सजावल इनकी बात यह है कि सारा पानी जो बलूचिस्तान पंजाब से सिंध में दाखिल होता है वो इन इलाकों से गुजरता हुआ आखिर में केटी बंदर के रास्ते समंदर में गिरता है। यानी ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल नशेब में हैं और सारा सैलाबी पानी आखिर में इन इलाकों में तबाही मचाता हुआ समंदर बुर्द हो जाता है। आपको जाके मुतासरीन से भी बात कराते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक आईडीपी कैंप में मौजूद हैं। चिलिया ये जगह है और यहाँ पे तकरीबन 150 ख़ानदान जो है वो उनको यहाँ पर ठहराया गया है। टेंट विलेजेस में उनको सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मुशीर वज़ीर आला सिंध सादिक अली मेमन साहब और डीसी ठट्ठा गज़नफ़र अली कादरी साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त क्या यहाँ की सूरत हाल है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो रास्ते में हमें पानी कुछ ठट्ठा के एरिया में नहीं नज़र आया। वहाँ पर इशू ये है कि सिंध के बाकी इलाकों से ख़ास तौर पे दादू, सखर और जो बुरी तरह सैलाब से मुतासिर हुए हैं वो बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में वो इस ठट्ठा की तरफ आ रहे हैं लोग। आइए आप बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक साहब हमें यहाँ पे आने का आपका। हमने ये देखा, लोगों से हमने बात की। सवाल एक ये है कि लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। सिंध हुकूमत एक कोऑर्डिनेशन होती है, ठट्ठा कोई बहुत ज़्यादा एडवांस इलाका नहीं है। फिर आपकी यकीनन सीएम साहब से बात हुई होगी, सो उनको आपने बताया नहीं कि लोगों को ऐसे इलाके में भेजा जाए जहाँ बआसानी उनको जो है वो उनकी लुक आफ्टर की जा सके। देखिए वो बात तो आपकी सही है, लेकिन यहाँ पे ये सारे जो हैं खंडू खसकली का गांव है, ये 150 फैमिलीज हैं, ये कच्चे के एरिया में रहते हैं, सदियों से यहीं पे आबाद है। तो यहाँ पे आप अगर देखें कच्चे का बेल्ट हमारा जो कोटरी से शुरू होता है ये सीधा आगे जाकर 140 मील किलोमीटर है तकरीबन। तो कच्चे के रहवासी यहाँ पे सदियों से बसते हैं, उनकी ज़मींदारी यहाँ पे वो जो भी है वो करते हैं, लकड़ी का भी थोड़ा बहुत काम, उसके बाद इनके साथ माल मवेशी होते हैं, तो सेटल्ड ही सारे इसमें हैं। उसके बाद जब 50s के बाद बंद लग गए तो वो ऑफिशियली कच्चा डिक्लेयर हो गया। तो अब जब भी दरिया में पानी चढ़ता है तो उनको वहाँ से निकलना पड़ता है और वो इसी जगह पे किसी पहाड़ी इलाके जैसे ठट्ठा में, जैसे यहाँ पे हम चिलिया पे खड़े हैं, वहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं और उनके लिए फिर 2-3 महीने जो भी होते हैं वो उनको यहाँ पे गुजारने पड़ते हैं, फिर वो वापस वहाँ पे जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन एक तो एक जगह पे लोकलाइज नहीं है, दूसरा काफ़ी स्ट्रेच, और उनका एक तरीक़ेकार जो सदियों से चला आ रहा है वो वैसा ही है। अब इनको अगर हम दूसरी जगह पे कहीं बाहर भी भेजेंगे, इनके माल मवेशी इनके सारे हैं, तो वो वहाँ पे प्रेफर नहीं करता जाना। आप खुद भी उनसे पूछ लें, लेकिन ये लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे जहाँ गांव हैं जहाँ पे वो सदियों से रह रहे हैं, हम क्लोज बाय वहीं पे रहें। लेकिन सर एक सवाल है, 2010 में एक सैलाब आया, बहुत बड़े पैमाने पे आया, तबाही हुई और 12 साल का अरसा मिला लोकल इंतज़ामिया को भी और सिंध हुकूमत को भी कि इन लोगों के लिए कोई बेहतर काम कर सकते हैं, इनको किसी बेहतर जगह पे सेटल कर देते, लेकिन नहीं हुआ। अब दोबारा सैलाब आया, दोबारा डिस्प्लेस हो गए। इसमें कसूर इन लोगों का है या हुकूमत का? देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल्चरल एक चीज़ है। आप
2 लाख बंदों को एकदम से निकाल के किसी एक आप उनको अगर किसी कॉलोनी में डालना चाहें तो वैसे नहीं। लेकिन सर 12 साल का अरसा। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, माल मवेशी इनके हैं, इनका अपना तरीक़ेकार है, इनको जगह भी थोड़ी अपने हिसाब से वो ज़्यादा चाहिए होती है और अपने हिसाब से पर्दे के हिसाब से वो लोग रहते हैं। अब यहाँ पे उनको कारोबार और उनका सारा सिस्टम यहीं उससे कच्चे के एरिया से है। अब तुर्की कॉलोनी भी जैसे मकली पे आपने देखी होगी, एक 2200 घर बने थे 2010 के फ्लड्स के बाद, लेकिन वहाँ पे भी जब अलॉटमेंट हुई लोगों को मिले तो बहुत कम लोग वहाँ पे आकर रहना आए, क्योंकि उनके सारे घर वगैरह सब उनको सहूलतें, उनको रोड भी है, वहाँ पे बिजली भी है, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी स्कूल्स वगैरह वो सारे वहीं पे उनको मिले हुए हैं। तो ये एक कल्चरल एक इशू है जिसको आप ऐसे उठा के बाहर नहीं ला सकते। मुज़फ़्फ़र साहब, आप डिप्टी कमिश्नर हैं ठट्ठा के। मतलब ये लोग यहाँ पे रहते तो हैं और हमने देखा कि कच्चे के इलाके में या बाकी जगह पे घर ऐसे हैं कि अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा बारिश हो तो वो घर गिर जाएंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में हमने बहुत ऐसा देखा, ज़ेरे आब आ जाएंगे। सो कोई कोशिश नहीं की गई कि इनको कम अज़ कम अगर बहुत दूर नहीं तो उसी इलाके में किसी ऐसी सेफ जगह पे थोड़ा सा आगे कर दिया जाए जहाँ पे ये प्रॉब्लम ना आए। इससे आपके लिए भी आसानी है अगर ये ऐसा हो जाता। जी देखिए, जैसे आपने फरमाया कि 2010 के बाद जो है ना वो अपना, तो यहाँ पे टर्किश गवर्नमेंट ने पूरे 2100 घर जो है ना वो आबाद करके दिए जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया गया, यही जो आईडीपीज़ थे। मगर अभी भी आप देखेंगे कि वहाँ पे वो आईडीपीज़ नहीं रहे, बिकॉज़ उनको एक एनवायरनमेंट चाहिए जो अपने गांव की। आप देखेंगे यहाँ पे पहाड़ पे सारे कंफर्टेबल जो है ना रह रहे हैं, क्योंकि ये अपने परदादा ये साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ की एक अपनी जो है वो विलेज डायनामिक्स है, कच्चा की डायनामिक्स है कि वो अपना चाहते हैं कि हमारा ख़ानदान, हमारा जो अपना ट्राइब है वो अलग रहे। अब ये जैसे हमारे साथ हैं, ये खाशकेली जो है ट्राइब से के लोग हैं, इनका अपना गांव है, इन्होंने ये एरिया सेलेक्ट किया है कि ये ठीक है हमारे लिए। तो हमने भी है प्रोवाइडेड देम टेंट्स दे रहे हैं, लगाए हैं, आप देखें पीछे लगे हुए हैं, और भी इनकी जो है ना फैसिलिटी दे रहे हैं, कुकड फूड दे रहे हैं, राशन भी हम इनको जो है ना प्रोवाइड करेंगे, और जो भी इनको मेडिकल कैंप है और चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड देम। तो बेसिकली क्या है कि हम जो है वो अपना इनके ज़्यादातर जो है ना वो अपना विल पे चलते हैं कि ये कंफर्टेबल रहें और जो है ना ये किसी किस्म की इनको ख़तरा भी ना हो, और ये कच्चे की एरिया में कहीं अपना जानी नुकसान ना हो इनको बाहर में। ये बताइएगा कि इस वक्त आपके डिस्ट्रिक्ट में लोग कितने आए हैं सैलाब से मुतासरा, और आपके अपने यहाँ पे कितने, और रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, और मज़ीद आपको क्या चीज़ें दरकार हैं? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भरपूर कोशिश कर रही है, हमें जो भी रिलीफ आइटम है वो प्रोवाइड कर रही है हम, और उसी को हम जो है वो अपना यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर बेसिकली जो हमारे पास जो लोकल जो आईडीपी जो हम निकाल रहे हैं, पीपल हैं जो कच्चे की एरिया में रह रहे हैं, जिनको हम शिफ्ट करके मुख्तलिफ जगहों से जिर्क से लेकर समंदर तक हमने जो है उनको सेटल किया है। और उसके अलावा जो आपने जैसे पहले फरमाया कि दूसरे इलाकों का भी, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट के, मेड़ के, दादू के, अपना टंडो मोहम्मद ख़ान के, बदीन, मुख्तलिफ इलाके के एक बड़ी तादाद है जो यहाँ सेटल हो रही है और अपना हो रही है। तो इसमें हमें मुश्किलात दरपेश आ रही है, मगर हमें जो है ना उनका भी एहसास है, वो भी तकलीफ़ में आए हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हैं। हम उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला पूरी भरपूर कोशिश करेंगे कि उनके भी जो अपना हम जितनी सपोर्ट कर सके वो करें। और आपका टारगेट क्या है, कितनी जल्दी इनको आपने रिहेबिलिटेट करना है? ऑफ कोर्स कि जब पानी उतरेगा, रिसीड करेगा, उस वक्त आपके लिए पॉसिबल होगा, लेकिन अभी से कोई ना कोई प्लानिंग तो आपने शुरू कर दी होगी। देखिए, अभी तकरीबन 4.5 पौने 5 लाख का जो रेला है पानी का अभी दरिया में मौजूद है, वो गुज़र रहा है, और इसकी हमें जो है कि 5.5 लाख पौने 6 लाख तक ये जाएगा। दैट इज़ पीक, उसके बाद ये रिसीड होना शुरू हो जाएगा, पानी कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो नंबर 1 ये इनके आबा व अजदाद के गाँव हैं जहाँ पे ये कुछ दिनों के लिए जो है ना यहाँ पे टेंट सिटी में है, मगर दे विल रिसीड बैक, दे विल गो बैक टू देयर ओन उस पे। मगर अगर कोई अपना जो है वो ऐसा है जिसके लिए जो है ना पूरा डैमेज हो गया है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए डैमेज हाउस के लिए, और उसके अलावा जो है जो फुली या पार्शल डैमेज है उसके लिए, या जो भी उनको नुकसान हुआ है उनका अनाउंस किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब, सीएम साहब ने अनाउंस किया हुआ है, तो उसके मुताबिक हमने सर्वे कंप्लीट कर लिए, जिनको जो मुआवजा होगा वो उनको मिलेगा। आप इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? वाहिद बख्श।
اب ڈی سی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, مشیر وزیر اعلیٰ سندھ صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور آپ کی مدد کے لیے یہاں پہ موجود ہیں, تو آپ نے اسی علاقے کا انتخاب یہاں ہی کیوں رکے؟ آپ کسی اور جگہ پہ بھی جا سکتے تھے, وجہ کیا ہے؟ صحیح ہم کچے کے بندے ہیں, اس وجہ سے ہم ایسے شہر میں وغیرہ نہیں رہ سکتے, اسی لیے ڈی سی صاحب کو ہم نے بولا ہم کو باہر نکالو. اس نے ہمارے کو گاڑیاں دیا, ہر جو بھی مدد مند دی وہ دے دیا. 2010 میں بھی سیلاب آیا, اس میں بھی آپ متاثر ہوئے ہوں گے, تو پھر کوئی سوچا نہیں کہ اسی ایسی جگہ پہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں جو محفوظ ہو, جہاں پہ نقصان نہ ہو, آپ کے گھر متاثر نہ ہو, بچے نہ متاثر ہوں؟ سر اس وجہ سے ہم جاتے ہمارا جو کاروبار ہے تو کچے کا ہی ہے, اس وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے. اگر باہر جاتے تو کوئی ہمارا کاروبار نہیں ہے, اس وجہ اندر رکے ہوئے. اور ابھی جس طریقے سے انتظامیہ آپ کے پاس پہنچی, آپ مطمئن ہیں؟ کوئی مطالبہ ہے آپ کا, کوئی چیز مزید آپ کو ضرورت ہے؟ اس وقت موجود ہیں ڈی سی صاحب بھی اور مشیر صاحب بھی, وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں, کوئی بات ہو تو بتائیں. سر وہ بات ہم نے ڈی سی صاحب کو بتا دی ہے, وہ بول رہا ہے ہم پوری کر دیں گے, انشاءاللہ یہ پوری کر دیں گے. جتنی یہاں سے مدد کر کے یہاں تک پہنچے ہم, وہاں تک ہماری کر دیں گے. تو ٹریڈیشن کو, ثقافت کو, کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم بیٹھ کے شہروں میں یہ تو بات کر دیتے ہیں کہ کچے کے علاقے میں یا ایسے دور افتادہ علاقے میں لوگ بستے ہیں, کیوں نہ ان کو شہر کے قریب بسا دیا جائے, کیوں نہ ان کی نئی بستیاں, نئے شہر, نئے گاؤں بسا دیے جائیں جہاں پر یہ ان آفتوں کے سے دور رہ کے ایک پرسکون زندگی گزار سکیں. لیکن جب آپ ان کی ٹریڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس سے ان کی جو وابستگی ہے وہ کسی صورت بھی کم یا اس کو چھڑایا نہیں جا سکتا. وہ اس علاقے کے باسی ہیں, ان کا جینا مرنا اسی علاقے میں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس علاقے میں رہتے ہوئے حکومت یا انتظامیہ کیا ایسا کام کر سکتی ہے کہ جو تباہی ہم نے دیکھی 2010 میں اور اب 2022 میں وہ نہ ہو, اور ان کی جو سیٹلمنٹس ہیں اس کو بھی ڈسٹرب نہ کیا, ان کی جو نیچرل ہیبیٹاٹ ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے. یہ ایک بڑا جو چیلنجنگ کویسچن ہے. انتظامیہ سیلاب کے بعد, کسی بھی آفت کے بعد آ کے مدد تو یقیناً کر سکتی ہے, لیکن اگر وہ اسی علاقے میں رہیں گے, اسی سیلاب کی زد میں رہیں گے, سو فیوچر میں بھی یقیناً مشکلات پیش آ سکتی ہیں. خدا نخواستہ دوبارہ سیلاب ہٹ کر سکتا ہے, لیکن ثقافت سے ہم کھیل نہیں سکتے. سو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان لوگوں کی اس وقت اور مستقبل میں کیسے مدد کی جائے کہ ان آفات سے بھی یہ محفوظ رہیں, اور خاص طور پہ اب جب کہ یہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ہماری توجہ کی ضرورت ہے, ان کا کس طریقے سے خیال رکھا جائے. جی, ابھی ہم نے آپ کی بات کرائی تھی ڈی سی ٹھٹھا اور مشیر وزیر اعلیٰ سندھ سے, جو بات کر رہے تھے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں اس سے وہ لوگوں کی اور آئی ڈی بیز کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مطمئن نہیں ہیں حکومتی اقدامات سے, وہ شکایت کرتے ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تک جو مطلوبہ امداد پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچی. ایک ایسا ہی لوگوں کا گروپ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ان کے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है? क्या नाम है आपका? जी आबिद नाम है आबिद, कहाँ के रहने वाले हैं? जी। हम इधर का रहने वाला है, कच्चे का रहने वाला है। हम उधर मजदूरी करते थे, वो पानी में डूब गए सारी। हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम 10 दिन हो गए इधर बैठे हुए। डीसी ने उनको तब्बू दे के दिया है, हमारे को कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि वो इंसान है हम नहीं। हम रात को खाते तो सुबह पूरा दिन भूखा रहते हैं। क्यों अभी भी उनका राशन आया है, चावल आया, हमारे को कुछ नहीं। इधर से गाड़ी आती है, निकल जाती है, वो सामने बैठे। अच्छा, इस इलाके में चिल्ला का इलाका है। इधर डीसी साहब ने और बाकी मुशीर साहब ने हमें बताया है कि तकरीबन 150 खानदानों को उन्होंने ठहराया है। आप लोगों को उन्होंने यहाँ पे क्यों जगह नहीं दी? क्योंकि ये लोग डीसी ने उठाया है खुद उन लोगों को। क्योंकि हम तो उनसे पहले अंदर थे ना, पहले हमारे को सैलाब पहुंचा था, इनको नहीं पहुंचा था। क्योंकि हम इसी वजह से हम पहले दिन आगे निकल के आए, क्योंकि हमने बोला हम बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, हम निकल के आए। हमारे पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, तो हम रात को निकल के आए। इसी वजह से हमने उधर 2010 का जो तंबू मिला था वही लगाया है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि मसाइल बहुत हैं, वसाइल महदूद हैं, लोग यकीनन मुतमईन नहीं हैं। जिन लोगों को इमदाद मिल रही है उनको तो यकीनन मिल रही है, वो भी, लेकिन जिस तरीके से मिल रही है उनके भी कई शिकायत हो सकती हैं। लेकिन ये एक बड़े एबनॉर्मल किस्म की ये सूरत हाल है। और मेरे साथ जो ये लोग मौजूद हैं, इनकी जो शिकायतें बिल्कुल जायज़ हैं। इनकी शिकायत हुकूमत से है, हुकूमत सिंध से है, वफाकी हुकूमत से है, हम सब लोगों से है कि जो हम लोग हैं, जो हम शहरों में रहते हैं, हम अच्छा खाते पीते हैं, उनसे भी शिकायत है। और यकीनन इस मौके पे जितनी बड़े पैमाने पे ये तबाही आई है, मुश्किल है हुकूमत अपने वसाइल के तहत रहते हुए इन सब की मदद कर सके। जैसा कि बात की जा रही है कि 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि फ़ौरी तौर पे ये जो लोग हैं, बाकी चीज़ें छोड़ें, रिहेबिलिटेशन किस तरीके से हो सकती है, इनको किस तरीके से दोबारा इनकी आबादकारी की जा सकती है। असल चीज़ ये है कि इस वक्त इनको एक मुनासिब शेल्टर फराम किया जाए जहाँ पे ये इनके बच्चे, इनकी ख़वातीन एक मुनासिब और महज़ब माहौल में रह सकें। दूसरी बात कि जो खाना है, 3 वक्त की 2 वक्त की रोटी है, वो इनको मुकर्ररा वक्त पर मिलनी चाहिए, चाहे वो आईडीपी कैंप में रह रहे हैं या नहीं रह रहे। हमारी जब डीसी साहब से बात हुई, उन्होंने यही कहा, डीसी ठट्टा ने, कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन यकीनन हमने डिमांड की है हुकूमत से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल फराम किए जाएं। अब इस तरीके से ये ग्रुप है कि लोग आईडीपी कैंप के साथ रह रहे हैं, लेकिन इस तरह के बेतहाशा ग्रुप्स हैं जो जिनके पास मदद जो है वो उस तरीके से नहीं पहुंची जिस तरह पहुंचनी चाहिए थी। इनके भी जो ग्रीवेंसेस हैं बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त हैं और इनका गुस्सा भी अपनी जगह दुरुस्त है, और हमें इनके गुस्से को समझना चाहिए, देखना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी ये तनकीद कर रहे हैं, सख्त बातें कर रही हैं, हमें बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इनका कोई पुरसान हाल उस तरीके से नहीं है। इनके घर बार जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, इनकी जो ज़रिया मुआश हो चुका है, इनके बच्चे खुली धूप और खुले यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर ये गुस्से का भी इजहार करें, बुरा भला भी कहें, उसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन तक पहुँचना सबसे पहले हम सब लोगों का फ़र्ज़ है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सिंध हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उन लोगों को जिन तक अभी तक इमदाद नहीं पहुँची, उन तक फ़ौरी तौर पर इमदाद पहुँचाई जाएगी।
जी हम इस वक्त पुल से नीचे आ गए हैं और ये वो खैमा बस्ती है जिसको हमने पुल के ऊपर से आपको दिखाया था। एक मुख्तसर सी खैमा बस्ती है। यहाँ पे वही लोग हैं कि जो आसपास के इलाके में रहायश पजीर थे, और दरियाए सिंध क्योंकि एक यहाँ से, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक नाले की सूरत में गुजरता था, बहुत मुख्तसर सा पानी यहाँ पर होता था और अक्सर समंदर का पानी यहाँ तक पहुँच जाता था। लेकिन इस वक्त दरियाए सिंध जो है वो एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। तो आसपास के जितने भी रहायश पजीर थे उनके मकानात तो तबाह हुए, ज़मीनें जो पानी बुर्द हो गई हैं, और इसके साथ ये मजबूर हैं इस वक्त यहाँ पर खैमा बस्ती में रहायश पजीर हैं यहाँ पर रहने के लिए, बावजूद इसके कि इनको सरकारी सतह पे भी या जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कुछ कराची से साहिब हैसियत अफराद यहाँ पर आए थे, वो सामान, राशन, दवाई, अद्वियात वगैरह इन लोगों में तकसीम कर रहे थे। लेकिन फिर भी खुले आसमान तले रहना, टेंट में रहना और शदीद धूप के अंदर रहना बड़ा मुश्किल काम है, और मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसा कि बहुत दफ़ा बताया जा चुका है कि सैलाबी पानी की वजह से आम हो चुकी हैं। बात करते हैं एक फैमिली से यहाँ पे कि इस वक्त वो किस सूरत हाल से गुज़र रहे हैं और क्या चाहते हैं वो हुकूमत से और साहिब हैसियत अफराद से जो यहाँ पर आए हैं या जो यहाँ पर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम आपका? अब्दुल रशीद। अच्छा, आप इधर के रिहायशी हैं, करीबी रहते हैं कहीं? जी सर, हम यहीं के रहायशी हैं, गोठ रमज़ान मला के हम रवासी हैं। दरिया के पुल के किनारे में हमारा गांव है। 100 से 150 तक का हमारा घर है। हम सब डूबे हुए हैं, बिल्कुल पानी में दिखाई भी दे रहे हैं। कुछ घर डूब चुके हैं, कुछ दिख रहे हैं। हम निकल कर यहाँ बैठे हुए हैं। पहले कितने लोग हैं आपके ख़ानदान में? यहाँ के लोग नहीं समझ। आपके अपने ख़ानदान में आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 7 है, आपके सामने हैं। एक बेटा है और बच्चियाँ हैं, वो बीमार हैं। छोटी बच्ची भी बीमार है, वो बड़ी है, वो भी बीमार है। हम बहुत मुश्किल से बैठे हुए हैं, यहाँ तंग हैं हम। तो ये सैलाब आने से पहले यहाँ पे क्या ज़रिया माश था? कैसे आप कोई खेती बाड़ी कर रहे थे, जानवर रखे थे, क्या था? नहीं, जानवर कोई नहीं थे। ये दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं, महागीर लोग हैं हम। दरिया की मजदूरी करते हैं, मच्छी भी मारते हैं, मच्छी मार कर और लकड़ी काटते हैं, और कोई गुजारा नहीं है। नहीं हमारी सरकारी नौकरी है। ये भी हुकूमत की ज़मीन है जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये भी हुकूमत की बड़ी मेहरबानी जो हम गरीबों को बैठने दिया गया है। हमारा रोज़गार यहीं है। हम वहाँ से गाँव से अपने से बात कर रहे हैं, और हम पे गौर कीजिए, हमारे लिए कुछ कीजिए। जी नाज़रीन, ये सिर्फ एक ख़ानदान की कहानी नहीं, जितने यहाँ पे ख़ैमे हैं, हर ख़ैमे में मुख्तलिफ़ ख़ानदान यहाँ पर आबाद हैं, आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, मजबूरी के आलम में, और बीमारियाँ आम हैं। लोग आ रहे हैं, इनकी मदद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ ज़्यादा होना चाहिए। और ये वो इलाका, जैसे मैंने आपको बताया कि ठट्ठा और सजावल के बीचों बीच है, यानी कि यहाँ पे एक्सेस का, रसाई का कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बीमारियां हैं, जो शख्स यहाँ पे मौजूद है, जो ख़ानदान, वही इसको समझ सकते हैं। तो बहरहाल इनकी मुश्किलात हैं, इनकी परेशानियां हैं, और इनका मुतालबा यकीनन सूबाई हुकूमत से ख़ास तौर पे और मरकज़ी हुकूमत से भी यही है कि इनकी मदद करें और जल्द अज़ जल्द कोई ऐसे असबाब पैदा करें कि दोबारा से जैसे ये ज़िंदगी गुजार रहे थे, इससे बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएँ। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के नुमाइंदे ठट्ठा से मिर्ज़ा हसन बेग मौजूद हैं। इनके साथ एक मुतासरा ख़ानदान के सरबरा भी मौजूद हैं, और इसके साथ ही बिल्कुल ये इलाका है जहाँ पर कुछ अर्से पहले तक ये रिहाइश पजीर थे, और अब सैलाबी पानी की वजह से ये दरिया के किनारे एक खैमा बस्ती में रहने पर मजबूर हैं, और इनके घर हैं जो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर डूब चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसन हमें वक्त देने का। आपके साथ ये मुतासरा शख्स भी मौजूद हैं। आपने लम्हा बलम्हा यहाँ पर कवरेज की है ठट्ठा में, आसपास के इलाकों में। जो पानी आया है, कई जगहों पे कोशिश की गई है कि उसको रोक लिया जाए, बंद बना लिए जाएं, तो यहाँ क्या मुमकिन नहीं था इन इलाकों में कि कुछ बंद बांध दिए जाते, बचा लिया जाता? पहले कच्चे के बंद थे, लेकिन पानी का जो तुगड़िया नहीं थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तवक्का से ज़्यादा थी। जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट कर दिया था, महकमा पाशी के लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी वो बंद टूट गए। बंद टूटने का ये हुआ कि जो लोग बेचारे मुकामी पुन्नू इस तरह के इलाकों मल्ला जो है यहाँ लकड़ी काटने का काम करते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, वो सब ज़ेर आब आ गए और आगे यहाँ बंद के ऊपर ठहरे हैं। पुन्नू तो आए हो, घर कितने हो? घर अंदर कच्चे में बुढ़ी हो सर, कच्चे में घर अंदर असी असी तो वेंदा आहियूं कच्चे में, वो तो बुढ़ी हो घर। घणा घर हुआ? घर 150 आहे। 150 घर और अवां पनाह वरिती? असां पनाह वरिती। उते बनी घर भी माण्हू जी बनी बुढ़ी हुयूं। आज ये बता रहे हैं कि तकरीबन 150 घर थे, माना समझ लें उसको 1000-1500 लोग।
तो वो डूब गए। तो इनके आसपास जो ज़मीनें थी, लोगों की फसलें थी, फिश फार्म थे, वो भी डूब गए। फिर इनको जो है इम्तियाजी जो सरगर्मियाँ थी उसके तहत इनको यहाँ पानी से निकाल थोड़ा गया। सा आप हमें अगर बता सकें हसन कि ये पीछे जो पानी है इस वक्त, ये आम तौर पर यहाँ पे नहीं होता और इस वक्त ये सैलाबी पानी है, तो इनके घर ये किस जगह पे थे? थोड़ा अगर हमें कैमरा भी हमारा दिखा सके आपको, थोड़ा सा explain कीजिए। मैं ये बताऊँ कि घर इनके पानी के अंदर, ये आगे तकरीबन यहाँ से समझ लें 10 मिनट का डिस्टेंस है। अगर कुछ होता यहाँ पानी नहीं होता। आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि यहाँ रेत रोड़ी होती है और समंदर का पानी जो है वो दरिया के अंदर दाखिल होता है। उल्टा समंदर का पानी यहाँ आ जाता है, दरिया का पानी होता ही नहीं है, रेत होती है। तो ये अंदर इनके गांव थे, आराम से ये लोग रहते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, आना जाना था, यहाँ कच्चे के इलाके से आते जाते थे। लेकिन अब वहाँ पे पानी खड़ा है और इतना पानी खड़ा है कि सामने स्कूल की इमारत है वो भी डूब गई है और मसाजिद जो बीच में छोटी छोटी वो भी सब डूब गई हैं और तमाम के तमाम के गाँव जो है ज़ेर आवा गए हैं, यानी घर की छतें तक डूब गई हैं। बिल्कुल। और आम तौर पे यहाँ पे दरिया का पानी नहीं आता। आप जो बात मुझे बता रहे हैं उससे महसूस ये होता है कि 2010 में जो सैलाब आया था उसके बाद ये दूसरी बार है कि जो आया, उससे पहले यहाँ पे कोई ऐसे हालात नहीं, बहुत लोग बड़े परेशान थे। ज़मींदारी तबाह हो चुकी थी पानी ना होने की वजह से, फसलें तबाह हो चुकी थी यहाँ का। 2010 के बाद ये दूसरी दफ़ा है ना? उसके दूसरी दफ़ा जी, 2010 के बाद दूसरी दफ़ा 2010 के बाद ये पूरा सूरत हाल साल का डिस्टेंस है, वहाँ पानी था ही नहीं, खुश्क था दरिया। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये पीछे जैसे हमारे नुमाइंदे हसन ने भी हमें बताया है कि ये सारा जो इलाका है इस वक्त आपको पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पे घर हुआ करते थे और इस वक्त यहाँ पे सिर्फ पानी है, कुछ आपको सब्ज़ा थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। और अगर देखें तो आप एक आपको सफ़ेद रंग की एक इमारत की छत नज़र आ रही है। ये इमारत दरअसल एक स्कूल था बच्चों का, जहाँ पे मकामी जो यहाँ पे रिहाइश पजीर लोग हैं उनके बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते थे। और सिर्फ हमें अभी स्कूल की छत नज़र आ रही है, पूरे का पूरा जो इमारत है, सारी इमारत ये पानी में डूबी हुई है और तहद्दे निगाह इस वक्त हमें पानी नज़र आता है। लोग आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद जो उनकी हो रही है वो उससे बहुत ज़्यादा करने की हमें इस वक्त ज़रूरत है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक छोटा सा मुख्तसर सा गांव और ये इलाका है, एक बैकवर्ड एरिया है कि जहाँ पे सिर्फ 1500 के करीब जो है वो लोग या उससे ज़्यादा आप कह लें आबाद थे। लेकिन अब ये दरिया के किनारे एक खैमा बस्ती में मौजूद हैं। आगे भी हम चल के आपको दिखाएंगे कि मज़ीद किस किस्म की तबाही हुई है सैलाबी पानी की वजह से। लेकिन हर जगह पे जिससे आप बात करें एक तबाही की दास्तान है और हर शख्स की, हर ख़ानदान की एक बहुत सी ऐसी तकालीफ हैं जिसमें से कुछ कॉमन भी हैं, जैसे बीमारियां हैं, भूख है, गर्मी है, शदीद धूप है। और लोग जो बात इस वक्त यही कर रहे हैं कि अगरचे पाक आर्मी के भी, सिविलियन इदारों के भी और इंडिविजुअल सतह पे भी लोग आके इनकी मदद कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, लेकिन इनको प्रॉपर अटेंशन और केयर की ज़रूरत है। और ये इलाके में इसलिए मदद करना मुश्किल नहीं है कि कराची से बमुश्किल 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर ये इलाका है और बआसानी इन लोगों को बहुत बेहतर अंदाज में ट्रीट किया जा सकता है। कि जो भी किया जा रहा है उस पर भी ये शुक्रगुजार हैं, हुकूमत के भी और मकामी नुमाइंदों के भी और बाकी लोगों के भी, लेकिन इनकी तवक्कुआत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद और दुआ यही है कि हम इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतर सकें। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील किंशर लेक में। ये फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है और यहाँ पे पानी ताज़ा पानी है। कराची और उसके मुज़फ़्फ़ात को रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों क्यूसेक पानी ये झील मुहैया करती है। फ्रेश वाटर की झील है, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं और हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। लेकिन इस सैलाबी सूरत हाल में जब हमने देखा कि बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से जिस तरह सैलाबी रेले आए, ये झील जो है वो ख़तरनाक हद तक इसकी सतह बुलंद हो चुकी है। और इस वक्त बात ये की जा रही है कि अगर मज़ीद इसकी सतह बुलंद होती है तो आसपास के जो देहात हैं, नवाही इलाके हैं, उनको ख़तरात लाक हो सकते हैं। इसकी लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है, एक अच्छा पहलू भी है। वो अच्छा पहलू ये है कि 2010 के बाद इतनी बड़ी मिकदार में पहली मरतबा इतना जो ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर है, वो इस झील में आया है। हज़ारों माहीगीर इस झील से अपना रोज़गार रोज़ाना की बुनियाद पर तलाश करते हैं और उनके लिए एक अच्छी बात भी है। अगरचे पाकिस्तान में इस वक्त करोड़ों लोग सैलाब की वजह से मुतासर हैं और हम ये भी बात कर रहे हैं कि अगर इस झील से में पानी की सतह बुलंद होती है तो कुछ आसपास के देहात जो हैं उनको ख़तरात लाक हो सकते हैं। लेकिन जो हमारी बात हुई, जो माहीगीर हैं वो ये कहते हैं
कि झील में जितनी पानी की सतह बुलंद होगी उनका रोज़गार उतना बेहतर होगा। तो किसी के लिए ये बाइस ज़हमत है, किसी के लिए बाइस रहमत है। हमारे साथ मौजूद है हसन मिर्ज़ा, हमारे नुमाइंदे ठट्टा से। पहले भी हम इनसे बात कर चुके हैं, दोबारा बात करते हैं। हसन, ये बताएं कि कितने लोग इस झील से रोज़गार से वाबस्ता हैं? कराची को पानी ये सप्लाई करती है, तो मतलब ये रहमत भी है ये झील बहुत से लोगों के लिए, और उसके साथ जब सैलाबी पानी आ रहा है तो जहमत भी है। हाँ, ये बड़ी खूबसूरत झील है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, सयाह यहाँ आते हैं। खास तौर से हफ्ता इतवार को कराची हैदराबाद के लोग यहाँ भरे हुए होते हैं। तो ये झील जो है पानी के लिहाज से कराची की पूरी जो पानी की किल्लत है वो दूर कर रही है। लेकिन अब जो पानी की सूरत हाल है, जिस तरह ये ओवरलोड हो रही है, तो आसपास हज़ारों की तादाद में माहीगीर रहते हैं। तो अगर ये इससे ज़्यादा थोड़ी सी पानी की सतह बढ़ी तो आसपास के तमाम इलाके ज़ेर आब आ जाएंगे और उनके घर तबाह हो जाएंगे, उनका रोज़गार तो जाएगा लेकिन उनकी रहाइश भी चली जाएगी। वो माना जो है बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। अच्छा, एक बात और थी हसन के बहुत दफ़ा मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई है कि ये किंजर झील को जो है वो अब बहुत आलूदा हो रही है, यहाँ पे उसकी एहतियात नहीं की जा रही। जो ये एक फ्रेश वाटर की ये झील है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है, इसमें जो जिस तरह इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी हम नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? हाँ, ये आपको बताते चलूँ कि यहाँ के एनवायरनमेंट एजेंसी है, दूसरे इदारे मौजूद हैं कि इसको सफाई करने के लिए 3-4 महकमे आपाशी कल्चर टूरिज़म डिपार्टमेंट चला रहे हैं। लेकिन आप वाली बात सही है कि इनको सफाई नहीं है। जुम्मा हफ्ता इतवार इसके अंदर जो गाड़ियाँ कराची से आती हैं उनकी धुलाई होती है, उनका आयल आता है। दूसरा जो सब गाड़ियों की धुलाई क्या मतलब है? माने गाड़ियाँ अंदर ला के धोते हैं, जिससे उसका डीजल अंदर जाता है, वो ना सिर्फ आबी जानवरों के लिए नुकसानदेह। लेकिन इसके साथ जो अब सैलाब आया है उसकी वजह से झील ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। अगर खुदा न खास्ता मज़ीद बारिशें होती हैं और सैलाबी पानी आता है, अभी दादू सक्खर वगैरह में पानी है जो इस तरफ आएगा, अगर वो पानी आता है तो फिर झील की क्या सूरत हाल होगी? बहुत ख़तरनाक हो जाएगी, क्योंकि आसपास सैकड़ों की तादाद में मल्लाह हैं यहाँ चारों तरफ रहते हैं, जिनका रोज़गार इससे बंधा है। अगर ये झील ओवर हो जाती है तो एक तरफ से इसको दरिया हिट करेगा, इधर से दूसरे झील का पानी आएगा, तो लोग बहुत ही जानी, अगर उनकी मदद ना की है तो जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान तो वैसे ही होगा। माली नुकसान भी होगा, जानी नुकसान भी होगा, और मतलब ये आपको मालूम है। लेकिन जब लोगों को पता है कि सैलाब पहले ही इतनी तबाही मचा चुका है, तो क्या ज़िला इंतज़ामिया या ख़ुद लोग इस चीज़ का एहसास नहीं करते, वो पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ? डिप्टी कमिश्नर ने बाकायदा अनाउंस कर दिया है इमरजेंसी, और उनको वार्निंग दे दी है कि आप लांचें पानी में नहीं लेके जाएंगे। मछली के शिकार पे पाबंदी है 2 महीने से, इनका रोज़गार तो बंद है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम छुपा के, अभी आप देख रहे हैं जाल पड़े हुए हैं। तो यही हालत समंदर में जो लोग रह रहे हैं, वो उनको चाहे रेंजर्स आए चाहे फोर्स की आए, वो अपनी जगह खाली नहीं करते। कहते हैं हमें अल्लाह बचाएगा, हम खाली नहीं करेंगे। तो वो अपनी जगह पे अटल हैं, वो कहते हैं कि हम जो है यहाँ पे रहेंगे, अपना रोज़गार करते रहेंगे किसी तरह, भले जितनी आप वार्निंग दें वो खाली नहीं करते। जी, पाकिस्तान में एक नहीं अनगिनत ऐसे मकामात हैं जो कुदरती वसाइल से माला माल हैं, कुदरत के अजूबे हैं, जिसमें से एक ये किंजर झील भी है। और यहाँ से बिलाशुबा, जैसे हमारे नुमाइंदा हसन मिर्ज़ा साहब ने कहा कि हज़ारों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है। लेकिन जब कोई चीज़ अपनी हद से बढ़ जाए वो बाइस ज़हमत बन जाती है। अगर यहाँ पे माहीगीर हैं, वो अपनी रोज़ी कमाते हैं, लेकिन इसके साथ अगर मज़ीद इस झील की सतह बढ़ी तो यहाँ पे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। आसपास के जो गांव हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि इस झील की जो कुदरती हुस्न है, हम अभी आगे तक गए और हमने देखा, बाकायदा परमिशन लेके हम गए और हमने रिक्वेस्ट की कि हम जाना चाह रहे हैं बिकॉज कि हमने कवरेज करनी है। अगरचे यहाँ पे किसी भी किस्म की लॉन्च ले जाने की, कश्ती ले जाने की ममानियत है, लेकिन हम स्पेशल परमिशन लेके गए और हमें यही बताया गया कि इस झील का जो कुदरती हुस्न है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हम उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी हसन ने बताया कि गाड़ियाँ यहाँ के ला के बाकायदा धोई जा रही हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तो ये इंतज़ामिया का काम है कि एट द फर्स्ट प्लेस कि वो रोकें इन चीज़ों को, और दूसरा वो लोग जिनको दुनिया का और कोई कोना मैसर नहीं आता, वो इसी झील में आके अपनी गाड़ियाँ धुलवाते हैं, वो करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, वो एक बहुत बड़ा अजाब है। लेकिन एक जो बात जो हम कवरेज कर रहे हैं सैलाब की, इस झील के आसपास सैकड़ों देहात जो है उससे मुल्हिक हैं और बहुत से किनारे पे आबाद हैं, क्योंकि झील के साथ ही इनका रोज़गार वाबस्ता है। अगर यहाँ पे सैलाबी पानी ज़्यादा आता है तो उन देहात को शदीद ख़तरा लाक हो सकता है। लेकिन
पहले भी जैसे हमने बात की कि जो लोग हैं, जो माहीगीर हैं, जो जिनका रोज़गार इस झील से वाबस्ता है, वो इस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमारा रोज़गार इससे वाबस्ता है, अगर एक दिन भी हम इससे दूर जाएंगे तो हम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। अब ये जिम्मेदारी आती है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, हुकूमत की, कि वो इस चीज़ को देखें, उनको बावर कराएं कि आप फ़िलहाल इस झील से दूर किसी महफूज मकाम पे चले जाएं और आपका जो रोज़गार है, बच्चों का जो आपने पेट पालना है, आपका खाना पीना है, आपकी रिहाइश है, वो इंतज़ामिया पूरी करेगी। ये बुनियादी उनकी ज़िम्मेदारी भी है और उनका हक भी है जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे, लोग किसी सूरत यहाँ से जाने को तैयार नहीं होंगे। सो पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील जो हज़ारों लाखों लोगों की मदद करती है, चाहे वो पीने का पानी हो या उनका रोज़गार हो, वो बहुत बड़ी आफत का पेश खैमा भी साबित हो सकती है अगर यहाँ पे मज़ीद पानी आया तो इसके लिए अभी वक्त है, हमें काम करना होगा। हम काम कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, अगर नहीं समझाएंगे तो फिर नुकसान होगा, जैसे बाकी इलाकों में हमने देखा। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यूनियन काउंसिल मकली में मौजूद हूँ। या आर्मी ने अपना एक रिलीफ कैंप लगाया हुआ है जहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद हैं और सिंध के मुख्तलिफ ऐसे मुतासरा इलाकों से ये लोग आए हैं जो सैलाब की ज़द में आ चुके हैं और यहाँ पर तमाम फैमिलीज़, जिसमें यकीनन बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, वो यहाँ पर पनागुज़ीन है। आर्मी का कैंप है, इसके साथ एक सिविल इंतज़ामिया ने अपना कैंप लगाया है, लेकिन बुनियादी तौर पे इसकी सारी इंतज़ामी ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के ज़िम्मे है। वो यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पे डोनेशंस देने आते हैं, जो राशन देने आते हैं या किसी भी तरीके से इन मुतासरीन की मदद कर रहे हैं, वो ये लोग यहाँ पे आते हैं, आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बाद सामान की जो डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बिल्कुल करीब एक सेंट्रल जेल की भी इमारत है जो अभी ज़ेर तामीर है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में मुतासरीन को ठहराया गया है। ये ख़ासा बड़ा कैंप है और इस जगह को सिलेक्ट करने का, इसको मुख्तस करने का जो एक जवाज़ है, जो हमने यहाँ पे बात की आर्मी ऑफिशियल से, उन्होंने कहा कि वजह यह है कि ये हाइट पे है जगह, यहाँ पर सैलाबी पानी नहीं आ सकता और अगर मुस्तकबिल में भी बारिशें होती हैं या सैलाब का ख़तरा होता है तो ये जगह बिल्कुल सेफ़ है। दूसरी बात कि ये जगह बिल्कुल रोड के साथ है, एक्सेसिबल है, तकरीबन 1 घंटे या 1.5 घंटे का रास्ता है। कराची शहर का ठट्ठा बिल्कुल साथ है, ठट्ठा शहर है और हमें जो बताया गया और हमने ख़ुद भी देखा कि बड़ी तादाद में लोग अपने तौर पर यहाँ पर राशन लेके और दीगर इमदादी सामान लेके आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेंट्स में लोग हैं और हर रोज़ नए लोग यहाँ पे उनका इजाफा हो रहा है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी इंस्टॉल किया गया है जहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली दिन के वक्त, रात के वक्त यहाँ से ये लोग चले जाते हैं और दिन के वक्त जो है वो आके अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं। मेडिकल कैंप में ख़वातीन को, बच्चों को और जो भी बीमार हैं उनको जो है वो सहूलियात फराहम की जा रही हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो यहाँ पर बताने वाली कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो जिन लोगों को यहाँ पर टेंट लगा के दिए हैं वो तो यहाँ पे सेटल्ड हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कमी है टेंट्स की, ख़ास तौर पे कि जहाँ पे रहना है और राशन की, तो लोग आके यहाँ पे मुतालबा करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएं। अक्सर वो हमने देखा कि वो उलझने की कोशिश करते हैं सिविल इंतज़ामिया के साथ, जो यहाँ पे आर्मी के हुकाम हैं उनके साथ, और वो उनको ये समझाते हैं कि जिस तरीके से उनके पास सामान आएगा वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो लोग यहाँ पे सामान लाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 500 कैंप्स लगे हैं, टेंट्स लगे हैं, और अगर कोई शख्स आता है और वो दूध के 400 डब्बे डोनेट करता है तो वो 500 में डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल है। तो समटाइम्स लोग जो हैं उसको गलत तौर पे भी ले लेते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी सामान आता है हमने यहाँ पे देखा कि वो उसको एक बेहतर तरीके से, एक साफ़ शफाफ तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हम यहाँ से कुछ जो यहाँ पे मुतासरीन आए हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? अमीन। आप कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हैं? इधर हमारे को तकरीबन 25 दिन हो गया है। 25 दिन? हाँ। अच्छा, तो यहाँ आप टेंट में रह रहे हैं, आपके फैमिली, आपका ख़ानदान, सारे बच्चे बीवी सब यहीं पे हैं? हाँ है। अच्छा, तो आपको खाना वाना वक्त पे मिल रहा है, बाकी चीज़ें? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता? ये मतलब है तो मिलता है, आधा का मिलता है, आधा को नहीं मिलता है, ये मतलब है। अच्छा, हाँ। तो क्या कहते हैं, क्यों नहीं मिलता? ये लोग रश करते हैं, फिर वापस सामान चले जाते हैं। अली नवाज साहब, आप कितने अरसे से हैं यहाँ पे? सर हम जैसे पहले ये कैंप लग रही थी उसी वक्त पे हम यहाँ पे आए हैं,
اور آرمی صاحب کو ہم نے بولا بھائی ہم کو ٹینٹ دو, انہوں نے ہم کو ٹینٹ دیا. اور جیسے ہم آئے یہاں پانی کی بھی سہولت ہے, پانی بھی دے رہے ہیں, اور یہ کیمپیں لگی ہوئے, ڈاکٹر بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے بھی ان کو جو بھی چیز ملتی ہے آرمی والوں کو ہم کو دیتے ہیں. باقی جو ہے ادھر 130 ٹینٹ ہیں, ان کے علاوہ جو اور بھی فیملی بہت ادھر بیٹھی ہوئی ہے. تو جیسے وہ باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, کوئی بھی چیز ادھر آتی ہے تو وہ سارے بھاگ کے ادھر آ جاتے ہیں. تو آرمی کا قصور نہیں ہے, ان پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے. باقی آرمی والے جو بھی چیز آتی ہے ہم کو دیتے ہیں. کھانا بھی ادھر مل رہا ہے, راشن بھی دیا ہے, اور ٹینٹ بھی دیے ہوئے ہیں, اور ادھر کیمپ بھی لگی ہوئی ہے. میری خود اپنی بچی جو ہے ڈلیوری مسئلہ تھا, وہ صاحب جو ہے نا ہم کو لے کے ادھر گیا تھا, ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, وہ مسئلہ حل ہو گیا. ماشاءاللہ جو بھی آرمی کو ہم سلام کرتے ہیں. آرمی ہم کو آپ آئے کس علاقے سے؟ جاتی سے آئے ہیں سر, جاتی 0 سے آئے ہیں. اب وہاں کیا صورتحال ہے؟ سر ادھر ابھی جو ہے نا بہت پانی ہے, ہمارے گھر بھی جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں, اور ادھر سے ہم آئے ہیں. جیسے بھی کیمپ لگی ہے, جو بھی چیز آرمی کو ملتی ہے وہ ہم کو دیتے ہیں. پانی آپ کو یہاں پہ آرمی میں یا سول انتظامیہ میں کسی نے کہا تو نہیں کہ آپ بس یہاں سے جائیں یا یہاں پہ نہ رہیں؟ نہیں, ہم کو کسی نے بھی نہیں بولا. ہم کو جو بھی چیز آتی ہے وہ دیتے ہیں, اور ماشاءاللہ صحیح مل رہی ہے. ڈیسو صاحب بھی آیا, وہ بھی جو ہے راشن جو ہے وہ دے کے دیا, کل دے دیا. باقی جو ہے نا ہم ادھر صحیح ہے, ہم کو سکون ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام؟ اللہ بخش. آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں؟ ہم جس سے کیمپ لگا ہے ہم یہیں پر ہیں. اور کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ گھوڑا باری سے. ابھی وہاں کیا حالات ہیں؟ حالات سب دنیا دیکھ رہی ہے, بری حالات ہے وہاں کی. یہاں پہ جس طریقے سے آپ کو ٹینٹ ہے, کھانا پینا, باقی چیزیں, دوائیں وغیرہ, ڈاکٹر, وہ آپ کو مطلب ٹائم پہ مل رہا ہے. آپ کی شکایات تو ہوں گی, لیکن مطلب یہاں پہ رہنا کتنا مشکل ہے آپ کے لیے اس وقت؟ سر رہنا تو بالکل صحیح ہے, لیکن ڈاکٹر کا حساب کتاب یا دوا گولی جو ہے وہ سب کچھ صحیح ہے نا. باقی رہی بات کھانے کی, وہ کھانے کا یہاں پہ کچھ کھانا اس طرح استعمال کیا گیا جس کی شکایتیں بھی نکل گئی باہر. لیکن ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آرمی فوج کو کہ وہ یہاں پہ جو بھی لوگ متاثر ہے, جس بھی ایریا سے آئے ہوئے ہیں, چاہے وہ بیلے سے آئے ہوئے ہیں, چاہے سجاول سے, چاہے گھوڑا باری سے, کدھر سے بھی آئے ہوئے ہیں, ان سب کا کارڈ وزٹ کرے, ان کا کارڈ دیکھے کہ بھائی واقعی یہ حقیقی متاثر ہے, ان کا حق ہے. ٹھیک ہے, ان کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, سب لوگوں کو ٹینٹ دیا ہوا ہے, آرمی نے بھی دیا ہے, ہمارے DC نے بھی دیا ہوا ہے. سب کا کارڈ چیک کرے بھائی, جو حقیقی یہاں کے متاثر ہے ان لوگوں کو اپنا حق ملے. ہم نے پیچھے بھی ہم علاقوں میں ہم گئے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں جو متاثرین نہیں ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں کیمپس میں, اور وہ بھی چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں, جس سے آپ لوگوں کا حق مارا جاتا ہے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھ سڑک جام ہے بالکل کیمپ کے, تو یہاں پہ جس ٹائم پہ ایسی کوئی بھی چیز آتی ہے تو لوگ راستے پہ گاڑیاں کھڑی کر کے اپنی گاڑیوں سے اتر کے ان لوگوں کا جن کا حق ہے ان سے حق چھینا جاتا ہے. صحیح ہے, تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ان کا فوجی آرمی کا کام ہے کہ ان کے کارڈ وزٹ کرے, ان کو دیکھے کہ بھائی واقعی یہ حقیقی متاثر ہے. ٹھیک ہے. پاکستان آرمی کے جوان جو یہاں پہ اور آفیسرز یہاں پہ ہیں, ان کا کیسا رویہ آپ کے ساتھ؟ وہ بالکل صحیح ہے. آرمی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہی ہے. آرمی اپنے حساب سے اپنے اصول پہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہاں کی جو عوام ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر ٹوٹ کے پڑتی ہے. جو یہاں پہ حقیقی بیچارے متاثر لوگ بیٹھے ہوئے, جن کا 2 دن سے کھانا بند ہو گیا, اس کے بعد ان لوگوں کو کھانا ملا. آپ کہاں سے آئے ہو, کس علاقے سے ہو؟ ہم ساکڑے ضلع سے آئے ہیں. اور کتنے دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ؟ 7 دن ہو گئے ہیں. 7 دن ہو گئے ہیں. اور آپ نے اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں یہاں؟ ہاں. اچھا, اور یہاں پہ مشکل تو ہوتی ہے, تو آپ کے باقی دوست جو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ ہاں آئے ہیں. تو آپ اسکول جاتے تھے وہاں پہ اپنے گھر میں؟ ہاں جاتے تھے. تو ابھی آپ کیسے پڑھائی کرتے ہو یہاں پہ, کچھ پڑھتے ہو یا نہیں؟ پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں. اور یہ جو آرمی کے سارے انکلز ہیں یہ کیسے بات کرتے ہیں, اچھی طرح بات کرتے ہیں, ڈانٹتے تو نہیں ہیں؟ نہیں ڈانٹتے نہیں ہیں, اچھی طرح بات کرتے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا متاثرین یہاں پہ موجود ہیں. ایک مسئلہ جو آ رہا ہے یہاں پہ, وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑی تباہی ہے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں متاثرین ہیں سندھ بھر سے جو اس شہر کا ٹھٹھا کا رخ کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں, اور ایک جو بڑی غلط بات ہمارے مشاہدے میں آئی ہے اس کیمپ میں بھی اور دیگر کیمپس میں بھی, کہ جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوکلز بھی ہیں, جن کے گھر بھی تباہ نہیں ہوئے, جو سیلاب سے متاثر بھی نہیں ہوئے, لیکن جب راشن
तकसीम करने का वक्त आता है तो वो वहाँ पे एक मजमा लगा लेते हैं और इन हकदारों का ये जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका हक मार लेते हैं। सो हमारी रिक्वेस्ट है उन लोगों से भी कि ये बड़ी मुश्किल का वक्त है। इस वक्त में तो आपने इन मुतासरीन की, इन सैलाब ज़दगान की, इन बहन भाइयों की, इन बच्चों की, इन बुज़ुर्गों की मदद करनी है, ना कि इनका हक मारना है। जहाँ तक सवाल है सिविल इंतज़ामिया का या मिलिट्री जो यहाँ पे ऑफिशल्स हैं, यहाँ पे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे जैसे डोनेशंस आती हैं, राशन आता है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है सो एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की रह जाती है यकीनी तौर पे, जैसे मैंने पहले कहा वसाइल कम है, कि जो शिकायत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम कह सकते कि ये सब लोग कोई गलत काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, यकीनन कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे उनके पास चीज़ें आएंगी, उनके पास वसाइल मुयस्सर आएंगे, वो आगे मदद करेंगे। कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद चाहिए, ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा इनको वसाइल चाहिए कि इनकी मदद की जा सके। लेकिन जो लोग इनमें इनका हक मारते हैं वो भी अपनी जगह बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है। लेकिन जो ओवरऑल हमने देखा कि तादाद ज़्यादा है, वसाइल कम हैं, हुकूमत सिंध हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, अपने तौर पे वो उन्होंने अपने ऐलानात भी किए हैं, उनके इन लोगों को जिस तरीके से मुमकिन हो वसाइल पहुंचाने का, चीज़ें पहुंचाने का काम भी किया है। कराची से हमने बहुत से लोग देखे हैं कि जो यहाँ पे अपनी अपनी ज़ाती गाड़ियों में आ रहे हैं और यहाँ पे राशन वगैरह और दीगर इमदादी सामान तकसीम कर रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन फिर भी वो कम है क्योंकि हमारे यहाँ पे मुतासरीन भाइयों बहनों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त हमने एक तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करनी है, लेकिन साथ साथ इन लोगों को भी हमने समझाना है कि थोड़ा सा सब्र से काम लें। बहुत मुश्किल की घड़ी है, यकीनन ये कहते हुए भी हमें शर्म आती है, लेकिन फिर भी हमने कहना है कुछ सब्र से काम लें। और उन लोगों को ख़ास तौर पे कहना है कि जो इन मुतासरीन का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सिंध से हम आपके साथ मौजूद थे, आगे भी आपको इस कवरेज में आगाह करते रहेंगे और इलाकों को भी आपको विज़िट कराएँगे। फ़िलहाल इतना ही। शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।